आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोग्राम्स सेट 18 के अंदर। तो यहाँ एक फंक्शन है incr जिसमें int I वेरिएबल पास किया गया है। तो इसमें मैंने ज़्यादातर आंसर्स का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर दिया है ताकि आपका ध्यान उस पे डायरेक्ट ना जाए। आंसर तो मैं कैलकुलेट करके रखूँगा ही, बट मेरा एक्सप्लेनेशन पॉज़ करके आपको अपना आंसर निकालना चाहिए। फिर मेरे एक्सप्लेनेशन के थ्रू मेरे आंसर को समझना चाहिए। अगर उसके रीज़निंग में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, और अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है आपका, तो वो क्यों आ रहा है। सो कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? जिससे कि इससे मिलता-जुलता क्वेश्चन जब भी कभी आए, यू कैन डू इट ईज़िली। तो यहाँ पर एक फंक्शन है incr जिसके अंदर एक वेरिएबल है काउंट, जिसको 0 से इनिशियलाइज़ किया है, और वो स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक एक स्टोरेज क्लास है, जो मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में ये अपनी वैल्यू को रिटेन करता है, राइट? और मल्टीपल टाइम जब हम कॉल करते हैं इस फंक्शन को, तो पहली बार में ही ये वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। नेक्स्ट टाइम जब कॉल होगा तो ये वेरिएबल इनिशियलाइज 0 से नहीं होगा। उसकी जो भी वैल्यू पिछली कॉलिंग में अपडेट होकर के अगर हुई है, वो उसी से आगे बढ़ेगा, ठीक? और इसमें काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस आई किया गया है। तो जो भी वेरिएबल आई में पैरामीटर पास होगा वही काउंट में ऐड हो जाएगा, और वो इसको ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है? तो अब मेन के अंदर से फंक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। मेन में गए इंट आई जे, ठीक? आई एक लूप चल रहा है 0 से लेकर के 4 तक। तो आई की वैल्यूज होंगी अलग अलग। आई की वैल्यू एक बार 0 होगी, एक बार 1 होगी, राइट? एक बार 2 होगी, एक बार 3 होगी, और एक बार 4 होगी। ये आई की डिफरेंट वैल्यूज होने वाली हैं इस लूप की वजह से। फिर j इज इक्वल टू आई एन सी आर आई किया गया है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि इसमें कहीं प्रिंटफ नहीं है तो आउटपुट तो नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ j एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग सी प्रोग्राम। तो j की वैल्यू बतानी है इसमें, जब ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा तब, ठीक? तो incr फंक्शन को पहली बार कॉल किया गया विद i की वैल्यू कौन सी पास की है, 0। तो यहाँ क्या इसके अंदर में 0 चला गया, इसमें 0 पास हुआ सबसे पहले। यहाँ पर गया काउंट प्लस आई किया, तो आई काउंट भी 0 से इनिशियलाइज्ड है, और आई भी 0 से 0 ही वैल्यू है, तो काउंट में 0 ही रहेगा, वही 0 रिटर्न हो जाएगा। तो जे में क्या वैल्यू आ जाएगी, जे में हर बार वही वैल्यू आएगी जो यहाँ काउंट रिटर्न करेगा। तो जे में पहली वैल्यू तो 0 आएगी, ठीक? अभी लूप आगे चलेगा। जे की आई की वैल्यू 1 हो गई, इस बार इंक्रीमेंट आई में 1 पास किया गया, तो यहाँ पर भी 1 पास कर दिया जाएगा इसमें, है ना? आई फिर अंदर जाएगा। अब ये इनिशियलाइज नहीं होगा, ठीक है ना? हो इनिशियलाइज, पिछली काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 प्लस 0 करने से 0 ही थी, तो वो 0 ही रह गई। तो अब यहाँ पर काउंट की वैल्यू तो 0 है, लेकिन आई की वैल्यू 1 आ गई है, तो 0 प्लस 1, अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। वही रिटर्न हो जाएगी, और रिटर्न हो करके हर बार जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी जे के अंदर, ठीक? हर एक बार ये वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो जे के अंदर जाएगी, रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से। तो अब रिटर्न हो करके जे में क्या आ जाएगा, जे में 1 आ जाएगा, ठीक? नेक्स्ट अभी और आई चलना है, आई की वैल्यू 2 हो गई इस बार, तो आई में यहाँ पर 2 पास कर दिया, 2 पास कर दिया। अब ये इनिशियलाइज नहीं होगा। लास्ट काउंट की वैल्यू कितनी थी, 1 ऐड किया था तो 1 हुई थी, है ना? तभी तो 1 रिटर्न हुई थी। तो जो 1 हुई थी वैल्यू, अब की बार आई की वैल्यू 2 पास करी गई है, सो 1 प्लस 2 ये इनिशियलाइज नहीं होगा, क्योंकि अब तीसरी बार चल रहा है लूप। पहली बार में सिर्फ इनिशियलाइज हुआ था, दूसरी बार में नहीं हुआ, अब तीसरी बार में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक? तो आई की वैल्यू इसमें पहले से कितनी पास की गई है, 2, और काउंट की वैल्यू पिछली कितनी थी, जे में जो वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। सो काउंट 3 रिटर्न कर देगा, और वही जे में चला जाएगा, हमें तो जे की वैल्यू से मतलब है। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, 3। तो आई की वैल्यू यहाँ पर 3 पास कर दी गई, और जे की लास्ट वैल्यू कितनी थी, जो काउंट की वैल्यू थी वही जे की वैल्यू थी, तो 3 प्लस 3 6। तो काउंट कितना रिटर्न कर देगा, 6, वही जे में आ जाएगा, ठीक? अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई, 4 अंदर चला गया। अब ये इनिशियलाइज 0 से तो होगा नहीं, पिछली वैल्यू जे उसकी काउंट की कितनी थी, जो जे की वैल्यू थी 6, उसमें 4 और ऐड हो गया, 6 प्लस 4 10 हो गया, सो काउंट 10 रिटर्न कर देगा, वही जे में आ जाएगा, और फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो लास्ट वैल्यू जे में क्या रहेगी, 10, ठीक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर, व्हाट वुड हैपन व्हेन वी विल कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम। ओके, तो इंट आई मेन से रन होना शुरू करेगा, सबसे पहले ये वाली लाइन रन हो गई, फिर कहा गो टू लूप। तो जैसे ही गो टू लूप को देखेगा, ये पूरे प्रोग्राम में लूप नाम का वेरिएबल ढूंढेगा और वहां पहुंच जाएगा, लेबल है ना, वेरिएबल है ना, आइडेंटिफायर लेबल्ड स्टेटमेंट है। सो लूप में देखा, लूप यहाँ पर है, फॉर लूप के अंदर ये लिखा है कैपिटल में LOOP,
और उसके जस्ट बाद ब्रेक है, ब्रेक की वजह से क्या होगा, कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ पर होगा नो एरर एंड नथिंग प्रिंटेड, नथिंग प्रिंटेड, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि गो टू लूप की वजह से अंदर गया था। और लूप के जस्ट नीचे भाई जहां पर ये ले जाता है ना लेबल, उसके नीचे आगे कंटिन्यू हो जाता है प्रोग्राम, आगे कंटिन्यू हुआ तो ब्रेक मिल गया, ब्रेक की वजह से बाहर आ गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, थर्ड। यहाँ पर कह रहा है कि आउटपुट बताना है, ठीक है आउटपुट बता देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू वेरिएबल कैसा है, ट्रू वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक। ये ग्लोबल एरिया है, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है, सबसे ऊपर है बाहर। तो ये ट्रू कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल है। अब ग्लोबल वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, ग्लोबल वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है एक्सटर्नल लिंकेज की वजह से वैल्यू होती है 0, क्योंकि इंटीजर है तो 0 होगा, अगर फ्लोट होता तो 0.0 होता, कैरेक्टर होता तो /0 हो जाता, राइट। ये इन्फॉर्मेशन के साथ हम अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने इंट ट्रू में कोई वैल्यू दी नहीं, तो अपने आप से कंपाइलर इसमें क्या डाल देगा, 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा बाय डिफॉल्ट। तो मेन से रहना शुरू करेगा, इंट आई इक्वल टू 1 हो गया, डू प्रिंटफ, आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पर इस प्रिंटफ की वजह से, है ना। डू सबसे पहले चलेगा, कंडीशन भाई पोस्ट टेस्ट लूप है तो 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक। इसके बाद करें, आई प्लस प्लस हो गया है तो आई में तो अब 2 हो गया, चलिए जब यहाँ से यहाँ गए 2 लेस देन 15 करेक्ट भी है, ठीक है। कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि कंटिन्यू के आगे कोई स्टेटमेंट तो है नहीं जिसको ये स्किप करवाता, कंटिन्यू खुद ही लास्ट स्टेटमेंट है पूरे डू व्हाइल के अंदर, तो वैसे भी इसको जाना ही था। तो अब बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हो गई है यहाँ से यहाँ तक, तो अब क्या चलेगा, अब व्हाइल चलेगा, और व्हाइल के अंदर क्या लिखा है, ट्रू, और ट्रू की वैल्यू कितनी है, 0। तो लूप क्या हुआ, फेल हो गया, यहाँ से बाहर आ गया, आउटपुट में सिर्फ 1 प्रिंट होगा। अगर ये ट्रू की जगह पर 1 होता तब ये वापस लूप में चला जाता, फिर से अगली वैल्यू आई की जो अपडेट हुई है 2 वो प्रिंट होती, और फिर ये जो कंडीशन है ना आई लेस देन 15, इससे कोई मतलब भी नहीं होता, ये तो इनफाइनाइट लूप चलता। अगर ट्रू की जगह पर या ट्रू वेरिएबल के अंदर आपने कुछ नॉन जीरो वैल्यू डाली होती, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, तब क्या होता, ये इनफाइनाइट लूप हो जाता है ना, क्योंकि आई अपडेट तो होता लेकिन कंडीशन में तो कभी फेल होता ही नहीं। या फिर आप देखते कि इसको आई को अपडेट होते 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 कितना चलता, राइट। कंडीशन हमेशा ट्रू, हमेशा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब ये क्या है, स्टैटिक कीवर्ड लगाया है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू स्टैटिक है, तो देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ए है ये बी है, ए 0 से इनिशियलाइज है, बी 1 से इनिशियलाइज है, और दोनों स्टैटिक हैं, यानी कि एक बार इनिशियलाइज होगा, लूप में मल्टीपल टाइम्स इनिशियलाइजेशन नहीं होगा इनका, स्टैटिक है। और इसके बाद बनाया है इसने एक सी, और सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू सी में गई है ना, फिर ए में गई है बी की वैल्यू इस तरह से है, और सी की वैल्यू कहाँ गई है, बी में यहाँ पर, ठीक। बी की वैल्यू ए में गई है, ये वाला है ना, ए में गई है बी की वैल्यू, या बी की वैल्यू ए में गई है, तो ये ए है, ए के नीचे आएगी, और इसी तरह से सी की वैल्यू बी में आई है। और ये एक्चुअली में फिबोनाची सीरीज का ही एक लॉजिक है, जिसमें हमेशा नेक्स्ट टर्म जो है पिछले दो टर्म्स का समेशन होता है, बट यहाँ पर उसको स्टैटिक कीवर्ड यूज करके इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक। और फिर सी रिटर्न कर देना है। अब यहाँ पर फिबोनाची सीरीज फिब टर्म बोला भी है इसने, बस इसमें एक ही चीज की गड़बड़ी है, इसमें पहला टर्म 0 नहीं प्रिंट हो रहा है, उसको आपको अलग से प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, 0 से शुरू होती है, 0 1 फिर 1 फिर 2 फिर 2 और 1 का सम 3, 2 और 3 का सम 5, है ना, इस तरह से चलती है, 8 13, और ये इस तरह से चलती रहती है। तो पहले दो टर्म तो इसके हैं फिक्स, थर्ड टर्म से वो समेशन स्टार्ट होगा पिछले दो टर्म्स का। चलिए इसमें लूप के हिसाब से देखते हैं, तो आई की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक चल रही है, 4 तक, 5 टर्म प्रिंट करेगा कुल मिला के, लूप 5 बार चल रहा है, बस ये मतलब है हमको, और ये 5 बार सेम फंक्शन फिब टर्म कॉल हो रहा है, राइट। और ये जो लॉजिक लिखा हुआ है इसकी वजह से सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, ए और बी हर बार बदलता रहेगा, क्योंकि वो स्टैटिक है, एक बार इनिशियलाइज होगा 0 और 1, ठीक। तो 0 आई की वैल्यू जब 0 होगी, यहाँ पर आई भी रख लीजिए, आई की वैल्यू जब 0 होगी
तो %d से फिफ्थ टर्म में क्या प्रिंट होगा? a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू a प्लस b। तो a प्लस b कितना हो जाएगा? 1। तो a प्लस b 0 प्लस 1 1 प्रिंट हो जाएगा। अब ये वाली दोनों एक्सप्रेशन चलेंगी, b की वैल्यू a में जाएगी, c की वैल्यू b में जाएगी। तो b की वैल्यू है कितनी? 1, a में चली गई, ठीक। c की वैल्यू है कितनी? 1, ये कहाँ चली गई? b में चली गई। अब फिर इन दोनों का समेशन आकर के c में प्रिंट होगा, है ना, क्योंकि भाई ये दोनों चीजें सेम हो गई हैं। c रिटर्न कर दिया इसने, c रिटर्न कर दिया तो c में अभी तक है क्या? c में 1 है, तो आउटपुट में 1 सबसे पहला टर्म, है ना, ये प्रिंटफ चलेगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो i की वैल्यू 1 हो गई। इसके लिए अगला इटरेशन चलेगा, अगले इटरेशन में यहाँ घुसे, अब ये इनिशियलाइजेशन फिर से नहीं होगा, ठीक। और c में क्या है? a प्लस बी और a की वैल्यू b, राइट। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। ये सब चीजें हो गई, ये तीनों स्टेटमेंट चल गए, तो i की वैल्यू 1 के लिए ये चीजें हो गई, 2 हो गया और 2 को इसने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ प्रिंटफ में आकर के ये 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 के लिए करेंगे, ठीक। तो अब फिर से ये जो 1 है ये इधर पहुंचेगा और ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा और इन दोनों का समेशन हो जाएगा, वो आ जाएगा c में, 3 हो जाएगा। सो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली बार जब आप देखेंगे तो ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा, फिर समेशन हो जाएगा। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, है ना। 5 बार चलना है 0 से लेकर 4 तक। फिर ये जो 5 है ये इधर आ जाएगा और ये इधर आगे चला जाएगा। सो पहले ये 3 इधर जाएगा, फिर 5 इधर आएगा। ये सीक्वेंस भी सही है। 2 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म। तो ये 1 2 3 5 8 क्या है? ये एक फिबोनाची की सीरीज है। बस इसमें क्या मिसिंग है? ये मिसिंग है 0 1, है ना। इसमें डायरेक्ट वो समेशन से ही प्रिंट कर रहा है, तो 0 और 1 अलग से प्रिंट करने पड़ेंगे। बाकी सब सही है, स्टैटिक की हेल्प से हमने फिबोनाची की सीरीज प्रिंट कर दिया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में देखिए क्या है, मेन स्टैटिक इंट आई की वैल्यू 5 है, इफ माइनस माइनस आई तब मेन कॉल किया जाए, फिर आई, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रिकर्शन बेस्ड क्वेश्चन है और स्टैटिक भी लगा हुआ है। स्टैटिक का रोल आपको पता ही है, आई सिर्फ एक बार, पहली बार में आई की वैल्यू 5 होगी, फिर जब जब ये माइनस माइनस होता रहेगा वही आई की वैल्यू आगे कंटिन्यू करती रहेगी। तो सबसे पहले मेन से रन होना शुरू होगा, राइट, मेन से रन होना स्टार्ट करेगा। तो पहली बार ये रिकर्शन है यहाँ पर, ठीक है। सो मेन चलेगा, मेन चला, मेन के अंदर गए, सो आई की वैल्यू 5 के साथ चला, इफ कंडीशन आई, तो इफ के अंदर क्या हो गया? 4 तो हो गया यहाँ प्री प्री है ना वो। तो मेन क्या करेगा? फिर से मेन को कॉल करेगा और आई की वैल्यू कितनी हो गई है? 4। आई को यहाँ लिख लेते हैं, आई की वैल्यू 4 के साथ मेन को कॉल किया और उसके ही नीचे आई को प्रिंट भी करना है, ठीक। तो यहाँ पर आई की प्रिंटिंग अभी पेंडिंग रह जाएगी, ठीक। फिर ये जो मेन है ये फिर से चलेगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर से मेन रहेगा, ठीक, मेन होगा। और अब आई देखिए, ये जो प्रिंटफ है ये इसी कंडीशन के अंदर है, तो जो पेंडिंग वाला पार्ट है वो भी बचा है सब जगह। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन ने कॉल किया, मेन ने जब कॉल किया है तो इफ के अंदर चल रहे हैं, इफ के अंदर गए, फिर से एक बार मेन को कॉल किया और प्रिंटफ आई, राइट। यहाँ पर एक प्रिंटिंग बची है, फिर ये आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर प्रिंटिंग बचेगी, फिर एक बार मेन कॉल करेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्रिंटिंग बचेगी, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रिंटिंग बचेगी। फिर जब मेन को ये आखिरी बार कॉल करेगा और आई की वैल्यू हो जाएगी, जब आई की वैल्यू 1 होकर के अंदर चला गया, है ना, आई की वैल्यू 2 थी, सबसे 2 थी पिछले में, 2 थी और यहाँ पर 1 हो गई, 1 होकर के ये मेन को कॉल कर दिया और ये प्रिंटफ बचा हुआ है, ठीक। फिर ये अंदर फिर इसमें जाएगा, मेन को जब फिर से कॉल करेगा आई की वैल्यू अगली बार के लिए, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0, ये फेल हो जाएगा, बस खत्म हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अब आई की वैल्यू 0 होने पर ये वापस जो जितने भी प्रिंटफ पेंडिंग थे वो सब चलना शुरू कर देंगे। तो सब में प्रिंटफ में क्या प्रिंट होगा? इससे एक 0 प्रिंट होगा, फिर इससे एक 0 प्रिंट होगा, वापस आ रहे हैं। आई की वैल्यू तो सब में फिक्स हो गई ना, आई की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो 4 बार क्या प्रिंट होगा? 0 0 0 0, क्योंकि वो जब आखिरी बार जब रिटर्न होकर के, सॉरी, जब वो टर्मिनेट हो जाएगा ना इफ कंडीशन,
क्योंकि जब i की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो अंदर जाएगा नहीं। तो जो पिछले वाले पेंडिंग वाले स्टेटमेंट्स थे वो i को प्रिंट करना शुरू कर देंगे और वो प्रिंट करेंगे 0 0 0 0। ठीक, एक बार अपने आप से इसको सॉल्व करिए। इस तरह क्वेश्चन मैंने और भी कराए हुए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर स्टैटिक इंट पैरा लिखा है। अब यहाँ पर देखिए पैरामीटर ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ये पैरा कैसा वेरिएबल है, ये है फॉर्मल पैरामीटर, है ना, कैसा है, फॉर्मल। अब हम फॉर्मल पैरामीटर को क्या स्टैटिक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टैटिक क्या कहता है कि हर एक फंक्शन कॉल में अपनी वैल्यू रिटेन करेगा, जबकि अगर हमने यहाँ पर इस फॉर्मल पैरामीटर को स्टैटिक बना दिया तो ये वैल्यू रिटेन नहीं करने देगा। हर बार जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम एक नई वैल्यू के साथ फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और स्टैटिक होने के बावजूद इसको नई वैल्यू एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो एक्चुअल वैल्यू आने वाली है। मान लिया 0 1 2 के साथ कॉल किया, ये वैल्यूज एक्चुअल है, ये इसको लेनी पड़ेंगी, जबकि है ये स्टैटिक, इसलिए ये हो गया कंट्राडिक्शन और इसमें कंपाइलर एरर है, हम स्टैटिक नहीं बना सकते। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इंट देखिए यहाँ पर रिकर्शन है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस भी है और रिकर्शन भी है। ठीक, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पर एरे पास किया गया है और एरे के अंदर हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि एरे का नेम उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस कंटेन करता है, और अगर उसके ऊपर हम एस्टेरिस्क लगा दें तो वो वैल्यू पे आ जाता है। ठीक, तो पहली चीज यहाँ पर क्या है, पहला एलिमेंट है 12, फिर है 7, फिर है 13, फिर है 4, फिर है 11 और लास्ट में है 6। ये ए नाम का एक एरे है, तो ये हो गया A0, ये हो गया A1, है ना, 2 3 4 5, ये पूरा ए एरे है। तो हमने यहाँ पर ये कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक से A0 का एड्रेस दे दिया है, और वो ए इंटीजर एक पॉइंटर है, तो पॉइंटर एड्रेस कंटेन कर सकता है, उसको पास कर दिया जाएगा, और दूसरे वाले में 6 पास कर दिया है। ठीक, तो अगर n की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 होगी तभी रिटर्न करेगा 0। अदरवाइज क्या कह रहा है ये कि अगर अदरवाइज एल्स इफ जो हमारा a है, अब ये एस्टेरिस्क a का मतलब कितना होगा, वैल्यू एट a। ठीक, वैल्यू एट ए है, वैल्यू ऑफ ए नहीं है। वैल्यू एट ए का मतलब है कि पहले एलिमेंट के एड्रेस पर क्या वैल्यू है, पहले एलिमेंट के एड्रेस पर वैल्यू वही होगी जो पहले एलिमेंट की वैल्यू है ना। तो वैल्यू एट ए 12 है, तो अगर ये 635 है तो ये 635 A0 का एड्रेस है। तो ए अगर कोई वेरिएबल है तो ए के अंदर अगर 635 है तो वैल्यू एट ए क्या हुआ, यानी 635 जहां पॉइंट कर रहा है वहां पर क्या वैल्यू है, वो वैल्यू है 12। तो एस्टेरिस्क ए मॉडुलस 2, मतलब कि अगर यहाँ पर कि पहला एलिमेंट जो वैल्यू है वो अगर इवन है तब ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा पहले एलिमेंट की वैल्यू, राइट, और ये चीजें। ठीक, इस हिसाब से इसको हम कॉल करते हैं। तो चलिए रिकर्शन स्टार्ट करते हैं। सो हमने सबसे पहले कॉल किया है FA6, तो A6 की जगह पर हम ए का पूरा एरे पास कर दिया है और पहले एलिमेंट की वैल्यू जाएगी हर बार इसमें। तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई 12 और दूसरा है 6। ठीक, ए एफ 12 6 के साथ कॉल हुआ है, एक तरह से ये मान लीजिए एस्टेरिस्क ए का मतलब यहाँ पर 12 है क्योंकि वही पहले एलिमेंट की वैल्यू है। तो अब ये 12 कैसा है, ये मॉडुलस ऑपरेटर ट्रू हो गया है, कंडीशन ट्रू हो गई एल्स इफ वाली, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा यहाँ पर एस्टेरिस्क ए का मतलब है 12 प्लस एफ ऑफ। अब यहाँ पर क्या पास करना है, A+1 n-1। A+1 का मतलब क्या हुआ, अगले एलिमेंट का एड्रेस, अगले एलिमेंट का एड्रेस यानी 7 का एड्रेस दे रहा है यहाँ पर ये। ठीक, तो अब 7 का एड्रेस जा रहा है किसमें, ए के अंदर, तो अब जो एरे पास होगा वो 7 ऑनवर्ड्स पूरा एड्रेस पास हो गया है। ठीक, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 कॉमा, अब n-1 भी हो जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट कम हो गया है, 7,5। अब ये वाला जो f की वैल्यू जो 7 है ये इवन नहीं है, इवन नहीं है तो अब ये नीचे वाला रिकर्सिव स्टेटमेंट चलेगा। तो नीचे वाले रिकर्सिव स्टेटमेंट की वजह से इससे नीचे बढ़ जाते हैं, इससे नीचे बढ़े तो कितना हो गया इससे नीचे बढ़े तो यहाँ पर कह रहा है कि 7 पास किया है तो 7 माइनस एफ ऑफ कह रहा है A+1। अब A+1 का मतलब कितना हो गया, 13। ठीक, तो ये 13 है कॉमा 4। ठीक, अब 13 फिर से हमारा ये इवन नहीं है,
ठीक है ना, a+1 हर बार a में 1 ऐड हो रहा है तो वो अगले एलिमेंट पे पहुंच रहा है, बस कुल मिला के ये। तो 13,4 है, ये अगले एलिमेंट पे जाएगा। अब 13 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो ये नीचे वाला ही फिर से चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 13 माइनस f ऑफ, ये हो जाएगा 14,3, सॉरी 14 क्यों होगा, 4 होगा, है ना, नेक्स्ट एलिमेंट है, सो ये 14 नहीं, ये 4 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट तो 13 के बाद क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 होगा। 4 अब कैसा हो गया नंबर, इवन, ठीक, 4 कैसा नंबर है, इवन। अब ये कैसे कॉल करेगा, ये इस वाली कंडीशन पे चला जाएगा, a मॉडुलस 2 के देख रहे हैं ना, तो वो है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस f ऑफ, फिर इस a+1 से आप कहाँ पहुंचेंगे, 11 पर, 11,2, ठीक। अब 11,2 में फिर से ये ऑड हो गया है, तो अब यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे हम, अब मैं इसको इधर की तरफ घुमा दूंगा। अब ये फिर से नीचे वाले पर चलेगा, नीचे वाले पर चलेगा तो क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 11 माइनस f ऑफ 6,1, ठीक। अब ये 6 क्या है, इवन हो गया है, तो फिर से ऊपर वाले से चलेगा, तो ऊपर वाले से चलाएंगे इसको, इस बार लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर इसमें ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि वैल्यू को ऐड करना है, 6 प्लस f ऑफ, अब a+1 करेंगे तो आगे क्या आएगा, यहाँ पर 0 या गार्बेज या जो भी, उसका हमें पता नहीं, है ना। वैसे तो जनरली 0 होता है, बट वो अनप्रेडिक्टेबल। अब n-1 में क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई है, 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये बेस केस चल गया, 0 रिटर्न कर देगा। तो ये फंक्शन अपनी जगह पर 0 रिटर्न कर देगा, 0 प्लस 6 रिटर्न हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा इसकी जगह पर, 6 आ गया। अब 11 माइनस 6 कर देंगे, ये वैल्यू ये कितना फंक्शन हो गया, ये वैल्यू हो गई 6, ठीक। और 11 माइनस 6 कितना होगा, 5, तो ये यहाँ से 5 रिटर्न हो गया। 5 प्लस 4 कितना हो गया, 9, तो ये ऊपर 9 रिटर्न हो गया। ये 13 को 9 के साथ इवेलुएट कर दीजिए, 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4, ये 4 आ गया। फिर 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3, तो ऊपर की तरफ 3 रिटर्न कर दीजिए। और 12 पहले से है, 3 आ गया है, तो 3 प्लस 12 कितना हो गया, 15, ये 15 रिटर्न हो गया। तो ओवरऑल अब ये चीज 12 6 हमने यहाँ पर पास किया था, तो यहाँ पर ये इसको पास हो जाएगा और 15 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट 15 आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद द गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ARR 17 इन 1D array, लोअर बाउंड 1 है, स्टार्टिंग एड्रेस 1100 है, ठीक है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट 2 है, लोअर बाउंड 1 है, ठीक है। तो 1100 से, तो अब यहाँ पर इसका हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है कि ARR 17 क्या होगा। तो ARR 17 क्या होता है, तो ये तो जनरली यही होता है कि बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ ईच एलिमेंट इनटू the given information find out the address of ARR 17 in 1D array. इनटू जो इसका निकालना है 17 माइनस LB यानी कि 1, तो बेस एड्रेस गिवन है इसका 1100 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया, 1132 हो जाएगा। ठीक, ये ARR 30 एक्चुअली में एक 1D एरे है जिसमें टोटल 30 एलिमेंट है, ठीक है। और निकालना है हमको ARR 17 का एड्रेस, तो ये 17, ये तो इंडेक्स हो गया, इंडेक्स माइनस ये होता है LB, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड 1 है, तो 17 माइनस 1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करिए, इसी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड, एक यहाँ पर एरे है बफ नाम का, बफ नाम का एक एरे है, ठीक। उसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 9 और 8, ये सारे एलिमेंट्स हैं इसमें,
ठीक है, ये एलिमेंट्स का एक बफ नाम का एरे है, राइट। 10 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हैं एलिमेंट, तो 2 जीरो होंगे आगे, और जो 2 बचे होंगे उसमें 0 0 होंगे, ठीक है। अब P में क्या गया है, बफ प्लस 1 5, बफ प्लस 1 कितना होगा, है ना। बफ का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर मान लिया इसका एड्रेस 635 है, ठीक, और इंटीजर है तो 2 2 के गैप पर है, मान लिया 2 बाइट का एक इंटीजर है, तो 637 होगा, ये 639 होगा, ये 641 होगा, राइट। 643 2 2 के गैप पे कर रहा हूँ, 645 होगा, 647 होगा, ये 649 होगा, और ये इसके बाद इसी तरह से चलते रहेंगे, ठीक। तो 2 2 के गैप पर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है कि बफ, अगर एरे का नाम बफ है, ठीक है, तो बफ के पास क्या होगा, बफ के पास होगा पहले एलिमेंट का एड्रेस यानी 635, तो अगर हम बफ प्लस 1 कर दें तो इसके पास किसका एड्रेस होगा, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यानी 637। अब 637 अगर एड्रेस है, तो इस एरे के आगे अगर यहाँ पर 5 इंडेक्स लिखा है, तो जहां पर 637 है वहां से 5 काउंट करना शुरू कर दीजिए, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 5 कहां पर आया, 9 पर, क्योंकि 5th इंडेक्स बोल रहा है, और इसीलिए इसका आउटपुट आएगा 9, ठीक, ओके, कंट्रोल।